हाय फ्रेंड्स। सोचो दो कंट्रीज जो इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है और कुछ दिन बाद इंडिया में पेट्रोल महंगा हो जाता है, फ्लाइट टिकट एक्सपेंसिव हो जाती हैं और स्टॉक मार्केट अचानक से वॉलेटाइल हो जाती है। बहुत लोगों को लगता है कि ग्लोबल वॉर सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं जो हमसे रिलेटेड नहीं होते। लेकिन आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में ईरान और यूएस इजराइल जैसी कंट्रीज के बीच टेंशन सिर्फ उनकी बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं रहती। यह एनर्जी मार्केट, करेंसीज, ट्रेड रूट्स और फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करता हुआ डायरेक्टली हमारे मंथली बजट और इन्वेस्टमेंट तक पहुंच जाता है। अभी मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशन्स काफ़ी बढ़ गए हैं। जब भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होते हैं, सबसे पहले रिएक्शंस ग्लोबल मार्केट में दिखता है। ऑयल प्राइसेस मूव करते हैं, करेंसीज रिएक्ट करती हैं और उसके बाद स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट होता है। रीजन सिंपल है, मिडिल ईस्ट दुनिया के इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लाई रीजन्स में से एक है। इस पूरी सिचुएशन का सेंटर है एक नैरो सी रूट जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। यह छोटा सा पैसेज दुनिया की लगभग 20 से 25% ऑयल सप्लाई को हर दिन ट्रांसपोर्ट करता है। गल्फ कंट्रीज से एक्सपोर्ट होने वाला बहुत सारा ऑयल इसी रूट से एशिया और बाकी कंट्रीज तक पहुंचता है। जब भी इस रीजन में वॉर का रिस्क बढ़ता है, मार्केट को डर होता है कि ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है और ये सिर्फ डिसरप्शन की पॉसिबिलिटी ही ऑयल सप्लाई को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है? इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर में से एक है। हम अपनी टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 80 to 90% इंपोर्ट करते हैं। मतलब इंडिया ग्लोबल सप्लाई स्टेबिलिटी पर हैविली डिपेंडेंट है और इंडिया उसी मिडिल ईस्ट रूट से ऑयल इंपोर्ट करता है जो कि अब इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से अफेक्ट होने वाला है। जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, शिपिंग रिस्की हो जाती है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाती है और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और इंडिया को फिर वही ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर्स पे करने पड़ते हैं और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में दिखना शुरू हो जाता है। जब ऑयल महंगा होता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो जाता है। मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब इंपोर्ट्स पे करने के लिए ज़्यादा यूएस डॉलर की डिमांड होती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से इंडियन रुपी वीक हो सकता है और जब रुपी वीक होता है तो इंपोर्ट और महंगा हो जाता है। मतलब एक साइकिल क्रिएट हो जाता है राइजिंग कॉस्ट का। ऑयल सिर्फ गाड़ी चलाने का फ्यूल नहीं है, यह पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, एविएशंस, पैकेजिंग, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री इनडायरेक्टली ऑयल पर डिपेंड करती है। इसलिए जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट करना महंगा हो जाता है और कंपनीज धीरे धीरे यह एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर तक पास कर देती है। इसी तरह ग्लोबल वॉर टेंशन स्लोली डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, फूड सप्लाई महंगी हो जाती है, एयरलाइन टिकट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं और एफएमसीजी कंपनीज की कॉस्टिंग बढ़ जाती है और जैसा वी ऑल नो कि कंपनी जनरली ये कॉस्ट कंज्यूमर के ऊपर डाल देती है। मतलब एक मिलिट्री हेडलाइन जो न्यूज से स्टार्ट होती है वो धीरे धीरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाती है। फाइनेंशियल मार्केट और भी जल्दी रिएक्ट करते हैं। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, इन्वेस्टर्स सेफ्टी की तरफ मूव करते हैं। पैसा गोल्ड और यूएस डॉलर जैसे सेफ असेट में शिफ्ट होता है। एमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया में टेम्पररी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शंस और वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। और अगर हम पास्ट इवेंट देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट पहले भी एक्सपीरियंस किया है। 1999 के कारगिल वॉर के दौरान सेंसेक्स रफली 4600 से गिरकर 3900 तक आया, यानी लगभग 15% करेक्शंस। लेकिन मार्केट ने सिर्फ 3 से 4 महीनों में रिकवर कर लिया। 2001 में यूएस 9/11 अटैक और अफगानिस्तान वॉर के टाइम सेंसेक्स अराउंड 4200 से गिरकर 2600 तक आ गया था, ऑलमोस्ट 38% का डिक्लाइन, और रिकवरी में लगभग 18 मंथ लगे। इराक वॉर 2003 के पीरियड में सेंसेक्स में अराउंड 12% का करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन कुछ ही महीनों में मार्केट फिर से बाउंस बैक कर गया था। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट 2022 में सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 60,800 से गिरकर 51,300 तक पहुंच गया था, विच इज नियरली 15% ऑफ मार्केट फॉल। लेकिन 4 से 5 महीनों के अंदर मार्केट ने लॉसेस रिकवर कर लिए। इन सब एग्जाम्पल से एक इंपॉर्टेंट पैटर्न समझ आता है।
मार्केट अनसर्टेनिटी पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आनी शुरू होती है, रिकवरी भी शुरू हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार मार्केट रिकवरी ऑफिशियल वॉर खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट प्राइस द फ्यूचर, ना कि प्रेजेंट हेडलाइन को। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, जो कि बहुत इन्वेस्टर मिस कर देते हैं। मार्केट फियर पर इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, लेकिन इकोनॉमीज टाइम के साथ एडजस्ट करती है। हर जियोपॉलिटिकल शॉक लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं करता। यूजुअली मार्केट 3 फेज से गुजरती है। पहला फियर फेज, जहां अनसर्टेनिटी डोमिनेट करती है और मार्केट गिरते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट फेज, जहां इकोनॉमीज अडेप्ट करती हैं। और तीसरा अपॉर्चुनिटी फेज, जहां स्टेबिलिटी वापस आती है और रिकवरी स्टार्ट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इन्वेस्टर को इस वक्त क्या करना चाहिए? आंसर लार्जली इन्वेस्टमेंट हॉराइजन पर डिपेंड करता है। अगर किसी इन्वेस्टर का हॉराइजन शॉर्ट टर्म है, यानी नेक्स्ट 1 to 3 इयर्स फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इक्विटी एलोकेशन कम रखना प्रूडेंट अप्रोच होता है और सेफर इन्वेस्टमेंट जैसे डेट या हाइब्रिड फंड कंसीडर करना बेटर हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स गोल्स वॉलेटिलिटी टॉलरेंट नहीं कर पाते। अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन मीडियम टर्म है, अराउंड 5 to 6 इयर्स, तो फोकस मार्केट टाइमिंग पर नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और एसेट एलोकेशन पर होना चाहिए। इक्विटी और डेट का बैलेंस्ड मिक्स, डाइवर्सिफिकेशन और पीरियोडिक रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। इससे इन्वेस्टर ग्रोथ का बेनिफिट भी ले सकते हैं और डाउन साइड रिस्क भी कंट्रोल करता है। नाउ अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग टर्म है, यानी 8 साल या उससे ज्यादा, तो हिस्टोरिकल एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि टेम्पररी जियोपॉलिटिकल इवेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज करने का रीजन नहीं बनते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल यूजुअली अनचेंज रहते हैं और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, एसआईपी कंटिन्यूएशंस और पेशेंस ही वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर होता है। इन्वेस्टर के लिए बिगेस्ट लेसन ये है कि वॉर्स प्रेडिक्ट करना जरूरी नहीं है, रिएक्शंस कंट्रोल करना जरूरी है। पैनिक डिसीजंस अनसर्टेनिटी के टाइम पर पोर्टफोलियो को ज़्यादा डैमेज करते हैं कंपेयर टू द एक्चुअल इवेंट्स। जो इन्वेस्टर डिसिप्लिन रहते हैं, एसआईपी कंटिन्यू करते हैं और इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करते हैं, वो रिकवरी फेज का बेनिफिट उठाते हैं। So if you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.